नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, तो आज अपनी जो क्लास है वो क्लास चलेगी अपनी भाषा शिक्षण की विधियां। भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा शिक्षण की विधियां। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। भाषा जो है भाष धातु से बना है। भाषा भाष धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचारों का प्रकट करना। और विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है। जैसे आपके मन में विचार आ गया कि रिट का एग्जाम 25 अप्रैल को होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो तो क्या हो गए विचार। और अगर हम इन बोल के दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी भाषा कहलाएगी। ठीक है, तो भाषा जो है भाषा भाष धातु से बनी है। भाषा भाष धातु से बनी है। भाषा भाष धातु से बनी है जिसका शाब्दिक अर्थ विचारों को प्रकट करना होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ विचारों को प्रकट करना होता है। भाषा शिक्षण जो है भाष धातु से बनी है जिसका शाब्दिक अर्थ है विचारों को प्रकट करना होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि विचार क्या होते हैं। तो विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है। ठीक है, विचार जो है विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है। विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है। ठीक है, विचार क्या है, एक अध्वन्यात्मक इकाई है। और अगर मैं इसको भाषा का रूप दे दूं, ठीक है, बोलकर ध्वनि का रूप दे दूं तो वो क्या बन जाएगी, भाषा। तो भाषा की यहां से परिभाषा क्या बनेगी कि परिभाषा क्या बन जाएगी, अध्वन्यात्मक विचारों को ध्वनि का रूप देना भाषा कहलाती है। ठीक है, अध्वन्यात्मक विचारों को ध्वनि का रूप देना ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो भाषा जो है भाष धातु से बनी है जिसका शाब्दिक अर्थ विचारों को प्रकट करना होता है। विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, अध्वन्यात्मक इकाई होती है और इन अध्वन्यात्मक इकाई को या विचारों को ध्वनि का रूप देना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, अब आती है बात भाषा की परिभाषाएं। देखो 4-5 परिभाषाएं इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आपका 31 जनवरी को सीटेट है उसमें भी पूछने की संभावना है और इसमें भी पूछा जा सकता है, रिट में भी। ठीक है, तो भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं वो कौन कौन है, आपकी परिभाषाएं वो कौन कौन सी हैं। भाषा शिक्षण की परिभाषा, भाषा शिक्षण की परिभाषाएं, भाषा शिक्षण की परिभाषाएं तो क्या है। ध्वन्यात्मक शब्द पहले आती है स्वीट महोदय की। स्वीट महोदय के अनुसार, स्वीट महोदय के अनुसार, स्वीट महोदय के अनुसार, स्वीट महोदय के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या होगी, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ये किसकी है, स्वीट महोदय के अनुसार। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है आपकी सीताराम चतुर्वेदी की। दूसरी परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा है सीताराम चतुर्वेदी की। सीताराम चतुर्वेदी, चतुर्वेदी का शाब्दिक अर्थ होता है 4 वेदों को जानने वाला। सीताराम चतुर्वेदी की परिभाषा क्या है कि भाषा के आविर्भाव से
यह संसार गूंगों की विराट वस्तु होने से बच गया। भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट वस्तु होने से बच गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाषा के आविर्भाव से, भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट वस्तु, गूंगों की विराट वस्तु, गूंगों की विराट वस्तु होने से बच गया। ठीक है, भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट वस्तु होने से बच गया। यह परिभाषा किसकी है? सीताराम चतुर्वेदी की। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है डॉक्टर भोलानाथ सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, यह परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। भाषा संसार का नादमय स्वरूप है, ध्वनि में संकेत है और हृदय तंत्र की झंकार है और स्वर से अभिव्यक्ति होती है। यह आपकी आती है सुमित्रानंदन पंत की। स्वीट महोदय की क्या थी? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। सीताराम चतुर्वेदी की भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा के आविर्भाव से यानी आने से यह संसार गूंगों की विराट वस्तु होने से बच गया। ठीक है, अगली आती है सुमित्रानंदन पंत। और सुमित्रानंदन पंत की परिभाषा क्या है? ठीक है, देखो सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। और सुमित्रानंदन पंत की परिभाषा क्या है? भाषा संसार का नादमय स्वरूप है, ध्वनि में संगीत है और हृदय तंत्र की झंकार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? भाषा संसार का नादमय स्वरूप है, भाषा संसार का नादमय स्वरूप है, ध्वनि में संगीत है, ध्वनि में संगीत है और हृदय तंत्र की झंकार है, और हृदय तंत्र की झंकार है। भाषा संसार का नादमय स्वरूप है, ध्वनि में संगीत है और हृदय तंत्र की झंकार है। यह परिभाषा दी थी। और जिसमें स्वर से अभिव्यक्ति होती है, जिसमें स्वर से अभिव्यक्ति होती है, और जिसमें स्वर से अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, यह परिभाषा किसकी हो गई? सुमित्रानंदन पंत की। भाषा संसार का नादमय स्वरूप है, ध्वनि में संगीत है और हृदय तंत्र की झंकार है। यह परिभाषा होगी सुमित्रानंदन पंत की। अब आती है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। ठीक है, अगली परिभाषा आपकी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। और वो क्या कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों के उच्चरित। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा क्या है कि भाषा उच्चारण अवयवों के यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है जिसमें एक समाज के लोग दूसरे समाज को अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अगली परिभाषा इंपॉर्टेंट है भाई। और ये परिभाषा क्या है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। और इसकी परिभाषा क्या है? भाषा जो है ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें एक समाज के लोग दूसरे समाज को अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें एक समाज के लोग, दूसरों को, यानी एक समाज के लोग दूसरों को अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें एक समाज के लोग दूसरों को अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं।
वो क्या कहलाती है? भाषा। ये किसकी परिभाषा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। एक परिभाषा और दी थी, ठीक है, वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, कि भाषा मुख से निकली हुई वह व्यवस्था है, ठीक है, जिसका विश्लेषण या अध्ययन किया जा सके, ठीक है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की एक परिभाषा और है कि भाषा मुख से निश्रित वह व्यवस्था है, ठीक है, वह समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके, ठीक है। तो एक परिभाषा और है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, भाषा मुख से निश्रित या निकली हुई वह व्यवस्था है जिसका अध्ययन या विश्लेषण किया जा सके, ठीक है। निकली हुई व्यवस्था है जिसका अध्ययन और विश्लेषण किया जा सके, वो क्या कहलाती है? आपकी भाषा कहलाती है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की दो परिभाषा थी। पहली ये थी, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों को अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरी ये है कि भाषा मुख से निश्रित निकली हुई वह व्यवस्था है जिसका अध्ययन और विश्लेषण किया जा सके। सुमित्रानंदन की परिभाषा क्या थी? नादमय स्वरूप है, भाषा संसार का नादमय स्वरूप है, ध्वनि में संगीत है और हृदय तंत्र की झंकार है। सीताराम चतुर्वेदी की क्या थी? कि भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट वस्तु होने से बच गया। एक परिभाषा हमने पहले पढ़ी थी स्वीट महोदय की, जो नाम से भी स्वीट है और वैसे भी छोटी परिभाषा है, ठीक है। ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। उसके बाद में आती है क्रोंचे की परिभाषा। भाषा उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि प्रतीकों की एक निश्चित और व्यवस्थित संगठन है, ठीक है। अगली परिभाषा है क्रोंचे की। क्रोंचे की परिभाषा, भाषा उच्चारण की दृष्टि से निकली हुई, ठीक है, भाषा उच्चारण की दृष्टि से उच्चरित सीमित ध्वनियों का संगठन है। भाषा उच्चारण की दृष्टि से उच्चरित सीमित ध्वनियों का संगठन है। उच्चरित सीमित ध्वनियों का संगठन है। सीमित ध्वनियों का संगठन है। भाषा उच्चारण की दृष्टि से उच्चरित सीमित ध्वनियों का संगठन है। यह किसकी थी परिभाषा? क्रोंचे की। भाषा उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, उच्चरित सीमित ध्वनियों का संगठन, ये क्रोंचे महोदय की परिभाषा है। उसके बाद में आती है बाबूराम सक्सेना की। मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है वो भाषा है। ये किसकी परिभाषा होगी आपकी? बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना, ठीक है, बाबूराम सक्सेना। इसकी परिभाषा क्या होगी? कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। बाबूराम सक्सेना। भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये किसकी हो गई? उसके बाद में आता है प्लेटो की। लास्ट परिभाषा है प्लेटो की, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यहीं पर लिख देता हूं नीचे, प्लेटो, ठीक है। प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है, याद रख लेना, रिपब्लिक पुस्तक का नाम है, ठीक है। सुकरात के शिष्य थे, यूनान के दार्शनिक थे। तो प्लेटो जो है
इसकी परिभाषा क्या होगी भाषा की, कि भाषा मूक और अध्वन्यात्मक ध्वनियों का संगठन है, मूक या अध्वन्यात्मक ध्वनियों का संगठन है। और अगर इसको बातचीत के रूप में ले लिया जाए, ये बातचीत के रूप में इसे ध्वनि का रूप दे दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी भाषा। तो भाषा मूक या अध्वन्यात्मक, भाषा मूक या अध्वन्यात्मक ध्वनि का अध्वन्यात्मक ध्वनि का वह समूह है जो ध्वनि का रूप लेकर ओठों पर आ जाए तो भाषा कहलाती है, ठीक है। भाषा मुख्य क्या है, ध्वन्यात्मक ध्वनि का वह समूह है जो ध्वनि का रूप लेकर ओठों पर आ जाए तो भाषा कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, आपकी भाषा कहलाती है, ठीक है। तो देखो परिभाषा सबसे पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। भाषा जो है भाष धातु से बनी है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचारों का प्रकट करना। विचार एक ध्वन्यात्मक रूप है, ठीक है। और अगर इसको ध्वनि का रूप दे दिया जाए तो क्या बन जाएगी, भाषा बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं भाषा की परिभाषाएं। तो सबसे पहले परिभाषा दी थी किसने, स्वीटमोदे ने। स्वीटमोदे ने क्या दी थी कि भाषा जो है आपकी ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रकटीकरण ही भाषा है, ठीक है। दूसरी सीताराम चतुर्वेदी की थी, भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट वस्तु होने से बच गया। तीसरी सुमित्रानंदन पंत की थी, भाषा संसार का नादमय स्वरूप है, ध्वनि में संगीत है और हृदय तंत्र की झंकार है। उसके बाद में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा थी, वो क्या थी, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें समाज के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्रॉन्चे की ध्वनियों का संगठन है, प्लेटो की मूक या अध्वन्यात्मक, ठीक है। भाषा मूक या अध्वन्यात्मक इकाई है, जब वो होठों पर प्रकट होती है तो क्या कहलाती है, भाषा। अब देखो इंपॉर्टेंट है भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, ठीक है, भाषा की विशेषताएं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो भाषा की विशेषता है, तो भाषा देखो जन्मजात नहीं होती, अर्जित होती है, ठीक है। हाँ, बोलने की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा क्या होती है, अर्जित होती है। भाषा पैतृक नहीं होती है, पैतृक का मतलब पिता के द्वारा नहीं। जैसे किसी बच्चे का जन्म यहाँ जोधपुर में हो गया तो वो कैसी बोलेगा, राजस्थानी या जोधपुरी बोलेगा। अगर वहाँ का उसका जन्म हरियाणा में हुआ होता, मराठी में हुआ होता तो वो मराठी बोलता, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार भाषा जन्मजात नहीं होती है, अर्जित होती है। बच्चा जिस माहौल में रहेगा उसी प्रकार की भाषा बोलेगा। अगर हम बच्चे के सामने हिंदी बोलेंगे तो वो हिंदी बोलेगा, ठीक है। तो भाषा की जो विशेषताएं हैं वो सबसे पहले आती है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दूसरा, भाषा जन्मजात नहीं होती है। तीसरा, भाषा पैतृक नहीं होती है, पैतृक का मतलब पिता के द्वारा, वसीयत में नहीं मिलती। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। चौथा, भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। पांचवा, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ठीक है। उसके बाद में भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। उसके बाद में अगला बनता है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं,
बाकी भाषा देखो एक अर्जित संपत्ति होती है, भाषा जन्मजात नहीं होती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, ठीक है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा परिवर्तनशील नहीं, भाषा परिवर्तनशील होती है। अगला आता है इसमें, अगला 7वां पॉइंट जो आपका बनता है वो क्या बनता है कि भाषा जो है इसका कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता। कोई बात नहीं, भाषा का कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता है, भाषा का कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता है, भाषा का कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता है, भाषा क्या है बदलती रहती है, ठीक है, भाषा का कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता है। उसके बाद में अगला भाषा संयोगावस्था से, पिछली बार आप ग्रेड में यहीं से प्रश्न पूछा था कि भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था में, यानी पहले भाषा के जो बड़े बड़े शब्द आते थे संस्कृत भाषा में, अब धीरे धीरे उनका क्या हो गया, रूप परिवर्तन होकर छोटे छोटे शब्दों में बदल गए। तो भाषा जो है संयोगावस्था से, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था में चलती है, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था में चलती है, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था में चलती है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि जो भाषा है ना ये अनुकरण से सर्वाधिक सीखी जाती है, ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में लोग इससे सीखते हैं, ठीक है, भाषा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, परिवर्तनशील होती है, ठीक है, तो भाषा, ठीक है। उसके बाद में इसका शिक्षण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भाषा जो है कठिन से सरल की ओर होती है, ना कि सरल से कठिन। तो भाषा का स्वरूप कैसा होता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इसको, भाषा कठिन से सरल की ओर होती है, कठिन से सरल की ओर होती है, भाषा कठिन से सरल की ओर होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक बार रिपीट करके देख लो। भाषा अर्जित संपत्ति है, जन्मजात नहीं होती, पैतृक संपत्ति नहीं होती, भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा परिवर्तनशील होती है भी, ठीक है। उसके बाद में भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, भाषा का कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था में चलती है और भाषा कठिन से सरल की ओर सीखी जाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है आगे कि भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक कारण, भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक, भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक, भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक कारण, 3 कारण हैं, इंपॉर्टेंट है। भाषा कैसे सीखी जाती है, बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, वो 3 है। मनोवैज्ञानिक कारण कौन कौन से हैं, एक तो सबसे पहले आता है जिज्ञासा, दूसरा आता है अनुकरण, और तीसरा और अंतिम आता है अभ्यास। जिज्ञासा, अनुकरण और तीसरा और अंतिम आता है इसमें अभ्यास। जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। प्रश्न पूछा जाए कि बालक जो है, छोटा बालक सबसे ज्यादा भाषा सीखता है किसके माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से। हम जैसा बोलेंगे घर में बालक वैसे ही, अगर घर में हिंदी बोलते हैं तो बालक हिंदी बोलना सीखेगा, अगर मारवाड़ी बोलते हैं तो मारवाड़ी। तो अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, या के जैसा या के अनुसार। उसके बाद में अगर अपने को सेकंड भाषा सीखनी, जैसे अंग्रेजी सीखनी है, संस्कृत, तो वो जिज्ञासा और अभ्यास से सीखी जाएगी, ठीक है। तो भाषा सीखने के 3 मनोवैज्ञानिक कौन है, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ठीक है। इतना हो गया। अब आती है बात भाषा शिक्षण की विधियां, ठीक है। पहले तो देखो भाषा शिक्षण के 4 रूप या विधाएं होती हैं। भाषा शिक्षण के 4 रूप या विधा होती हैं, विधा होती है। भाषा शिक्षण के 4 रूप या विधा होती हैं, और वो 4 कौन कौन से हैं, पद्य, गद्य, रचना
और चौथा और अंतिम कौन सा है? व्याकरण। भाषा शिक्षण के 4 रूप या विधा होती हैं, पद्य, पद्य, गद्य, रचना और व्याकरण। ठीक है। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहां से कि भाषा शिक्षण में बालक को सबसे पहले जिस रूप का ज्ञान करवाया जाता है वो कौन सा होता है? पद्य शिक्षण। ठीक है। देखो क्वेश्चन टाइप में लिख देता हूं, विद्यालय में बालक को सर्वप्रथम भाषा के रूप का ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है। विद्यालय में बालक को सर्वप्रथम भाषा के रूप का ज्ञान करवाया जाता है। ऑप्शन ए है काव्य शिक्षण का, ऑप्शन बी है आपका गद्य शिक्षण का, ऑप्शन 3 है रचना शिक्षण का, और चौथा ऑप्शन है आपका व्याकरण शिक्षण का। ठीक है। तो सबसे पहले काव्य को ही पद्य कहा जाता है, पद्य को ही कविता कहा जाता है। काव्य कहो, कविता कहो या कहो काव्य, तीनों एक ही हैं। तो बालक को सबसे पहले किसका ज्ञान करवाया जाता है? काव्य का ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है। अब बालक सबसे पहले विद्यालय में जाता है तो सबसे पहले जो है बालक को क्या सिखाई जाती है? कविता सिखाई जाती है। ठीक है। जैसे आपका जोनी जोनी यस पापा, ठीक है, या फिर उदाहरण के तौर पर ट्विंकल ट्विंकल मछली जल की रानी है, खरगोश बाग में रहता है। ये चीजें किस में आती हैं? कविता में, पूरे संसार के अंदर ही। ठीक है। ये बात मैं नोट लगा के लिखवा देता हूं यहां पर, पूरे संसार के अंदर, पूरे संसार में बालकों को सबसे पहले पद्य शिक्षण का ज्ञान करवाया जाता है। पद्य शिक्षण का ज्ञान करवाया जाता है। पूरे संसार में बालकों को सबसे पहले पद्य शिक्षण का ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है। बाकी हो गया इतना। अब आती है बात पद्य शिक्षण की। पद्य शिक्षण, ठीक है। तो देखो पद्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है। पद्य प्लस संस्कृत में देखो पद्य जो है ये किससे बना हुआ आता है? पद्य प्लस यत प्रत्यय। संस्कृत का कौन सा प्रत्यय लगा रहता है पद्य में? संस्कृत का यत प्रत्यय लगा रहता है, और संस्कृत का यत प्रत्यय लगा रहता है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, बालकों को रसानुभूति करवाना। ठीक है। पिछली बार रीट में पूछा गया था कि पद्य का शाब्दिक अर्थ या फिर पद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालकों को रसानुभूति करवाना। रसानुभूति कहो या कक्षा में आनंद का वातावरण स्थापित करना। ठीक है भाई, आज इतना ही। धन्यवाद।